Good afternoon, students. Class 7, Social Science, Geography, Chapter number 7, Water. Here is the 7th video of this chapter. Let's start with this 7 number. In this video, we will study about the topic ocean currents. Ocean currents, streams of water flowing constantly on ocean surface is defined as direction. Basically बेटा ocean currents है क्या? Ocean current is basically a movement of water from one direction to the another. Ocean current क्या है? पानी का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूमना ओशन करंट कहला रहा है। बिल्कुल आसान शब्दों में कहा जाए तो हमारे पास बेटा जब ओशन के करंट्स को देखते हैं तो हम इसे दो तरह से टाइप्स में डिफाइन करते हैं, वार्म ओशन करंट, कोल्ड ओशन करंट्स। दो टाइप्स हैं बेटा। पहला टाइप हमें बात करता है वार्म ओशन करंट की, तो पहले वार्म ओशन करंट देख लेते हैं। या दोनों के टाइप्स को समझने से पहले बेटा कुछ बेसिक चीज़ों को देखते हैं, जैसे कि आपका सन इक्वेटर के आसपास आपको पता है बेटा गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि सन की जो डायरेक्शन वेव्स हैं वो बिल्कुल डायरेक्ट आ रही हैं, तो पानी गर्म होगा। ऑब्वियसली डायरेक्शन डायरेक्ट है, सन की रेज डायरेक्ट आ रही है, पानी ऑब्वियसली गर्म होगा। पोल्स के पास पानी ठंडा होता है, क्योंकि सन की जो वेव्स हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी। अगर पानी इक्वेटर के पास है, अगर पानी कहाँ है? इक्वेटर के पास है, तो ऑब्वियसली कैसा होगा? वार्म होगा। अगर पानी पोल्स के पास है तो कैसा होगा? कोल्ड होगा, ठंडा होगा ऑब्वियसली। तो आपके ओशन करंट्स यानी कि पानी का एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में जाना, अगर पानी इक्वेटर के आसपास के रीजन से मूव कर रहा है एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में, तो वो वार्म ओशन करंट्स कहलाएंगे। और आपका पानी इक्वेटर से अलग पोल्स के आसपास मूव कर रहा है, तो वो कैसा होगा? कोल्ड ओशन करंट्स कहलाएंगे। ये चीज़ें आप याद रखेंगे बेटा, ठीक है। अब इस बेसिक डिफरेंस के साथ हम लोग आगे चल रहे हैं। वार्म ओशन करंट्स, द वार्म ओशन करंट्स नियर द इक्वेटर एंड मूव टुवर्ड्स द पोल। अगेन बेटा ध्यान से वर्ड्स पे ध्यान दें प्लीज। इक्वेटर इज रिटन ओवर है, द वार्म करंट, द वार्म ओशन करंट नियर द इक्वेटर एंड मूव टुवर्ड्स द पोल, यानी कि आपके इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहा है, गर्म से ठंडे की तरफ जा रहा है। और आप याद रखिए गर्म पानी ठंडे पानी की तरफ जा रहा है, तो ज़्यादातर ये डायरेक्शन कुछ इस तरह से चलेगा, ठीक है ना। अलग अलग फॉर्म में वो डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। कोल्ड ओशन करंट्स की जब हम लोग बात करते हैं, कैरी वाटर फ्रॉम द पोल्स, they carry water from the equator, and the cold ocean currents carry water from the poles, higher latitudes to tropic or the lower latitudes। आपने यहाँ पढ़ा है जब हम लोग बेटा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स बनाते हैं, ये आपके लैटिट्यूड्स वाला पार्ट है 0 डिग्री। इधर जब हम लैटिट्यूड्स बना रहे हैं आपके, तो वो क्या कह रहे हैं? आपके हायर लैटिट्यूड्स यहाँ पर हैं और आपके लोअर लैटिट्यूड्स की तरफ आते हो, यानी कि आप कोल्ड से हॉट वाले रीजन की तरफ आ रहे हैं। तो ये वाला जो वाटर का पार्ट है ये क्या कहलाएगा? कोल्ड ओशन करंट्स। तो वार्म ओशन करंट्स और कोल्ड ओशन करंट्स वाला टॉपिक आपको क्लियर है। इसके बाद बेटा डायरेक्शन देख लीजिए प्लीज ध्यान से। इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रहा है वार्म ओशन करंट्स, पोल से इक्वेटर की तरफ आएगा
कोल्ड ओशन करंट्स। अब ये ओशन करंट्स होते क्यों हैं और कैसे हो जाते हैं, या फिर पानी मूव क्यों कर रहा है? वेरिएशंस इन दी डेंसिटी ऑफ वाटर लेवल, क्योंकि बेटा देखो कहीं पर नमक वाला पानी है, कहीं पर नमक वाला पानी नहीं है, ठीक है, कहीं पर जो हीट है ठंडा पानी है, कहीं पर गर्म पानी है, तो इन सब चीज़ों की वजह से पानी एक दूसरी साइड से अलग तरफ से या फिर एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करता रहता है, ठीक है। विंड की वजह से हवा चलती रहती है बेटा लगातार, तो वेव्स और टाइड्स बनते रहते हैं, ओशन करंट्स में मूवमेंट चलता रहता है। कोस्टल लाइन की शेप्स की वजह से, जैसे कि पानी यहाँ तक बह तक चला, ठीक है, अब आगे कोस्ट है, नहीं जा सकता आगे, तो वापस वहाँ से मुड़ के कहीं और डायरेक्शन में जाएगा, कोस्टल लाइंस की तरफ से। रोटेशन ऑफ द अर्थ, क्योंकि अर्थ और आपका मून है, आपका सन है, कहीं पर ग्रेविटेशनल पुल होता है, कहीं पर ग्रेविटेशन पुल नहीं है। जहाँ पर ग्रेविटेशन पुल है तो वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो वो एक वाटर का मूवमेंट है। जब वो अट्रैक्शन की मोड में नहीं है, पीछे की तरफ धकेलेगा उसको, ठीक है, तो उधर एक अलग मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये अलग अलग रीजंस हैं आपके ओशन करंट्स के होने के। अब बेटा जो ओशन करंट्स है, इसे ज़रा प्लीज़ आप ध्यान से देखिए बेटा। जब हम इसको ना दो तरीके से देखते हैं कि नॉर्थ हेमिस्फेयर में किस तरीके से मूवमेंट होती है और सदर्न हेमिस्फेयर में किस तरीके से मूवमेंट होती है। इट्स टोटली नेचुरल। नॉर्थ हेमिस्फेयर के अंदर मूवमेंट बेटा क्लॉकवाइज होता है और सदर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज होता है। यह आपने एज इट इज़ लर्न करना है। इसके अलावा थोड़ा सा टेक्निकल होकर चलेंगे और ध्यान से समझेंगे। दैट ओशन करंट्स आर नैरो एंड स्विफ्ट। बेटा कि कई बार पानी बहुत कम एरिया से, यानी कि पतली पतली जगहों से भी निकल कर आगे मूव कर रहा है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और कई बार ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा क्विकली होता है, कई बार मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्लोली होता है। पर एवरेज जो हम एक स्पीड मान के चलते हैं वो ये रहती है कि ओशन करंट्स की लाइक 3 to 10 किलोमीटर्स पर आवर की मूवमेंट से ये चलते हैं। ओशन करंट्स आर वेरी ब्रॉड, दे मूव स्लोली, एंड इनका ये जो, पर ओशन करंट्स क्या है, इट इज़ लाइक कंटिन्यूस मूवमेंट, ठीक है, कभी धीरे चलेगा कभी तेज़ चलेगा, पर मूवमेंट रेगुलर बनी रहेगी। इस कंटिन्यूस मूवमेंट को हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं, एज अ ड्रिफ्ट। अब बेटा जो लास्ट टॉपिक हमें बुक से पढ़ना है, एक बार हम वो देखते हैं। डू यू नो वाला पार्ट एक बार हम करेंगे। द स्टडी ऑफ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज एंड फिनोमिनन ऑफ द ओशन वाटर, यानी कि जब आप ओशन के वाटर को फिजिकली बायोलॉजिकली जब आप स्टडी करने का काम करते हैं, उसके लिए आप क्या क्या वर्ड यूज़ किया जाता है आपके लिए, ओशनोग्राफी, ठीक है। और जो पर्सन ये सारी स्टडी करता है उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है ओशनोग्राफर। तो ओशनोग्राफी एंड ओशनोग्राफर, ये दो वर्ड्स हमारे पास हैं। चलिए जी बेटा, अब हम लोग लास्ट टॉपिक देख रहे हैं इस चैप्टर का, विच इज़ लाइक इफ़ेक्ट ऑफ ओशन करंट्स की आपकी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ में किस तरह से आपका ये जो ओशन का मूवमेंट है या जो ओशन करंट है, किस तरीके से पॉजिटिव या नेगेटिव इफ़ेक्ट हमें हमारी लाइफ पर लेकर आता है। लेट्स स्टार्ट। लाइक ओशन करंट्स इन्फ्लुएंसेस क्लाइमेट एंड लाइफ्स ऑफ द पीपल। बेसिकली बेटा पानी का मूवमेंट है, पानी का मूवमेंट गर्म है, पानी ठंडा है, गर्म है, या किसी एरिया में पानी मिल रहा है, किसी एरिया में पानी नहीं मिल रहा है, तो ये हमारी डे टू डे लाइफ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि पानी या रीजन के आसपास, कोस्टल रीजन में जो आसपास रहते हैं, उनकी लाइफ पर। फर्स्ट पॉइंट हमें ये कह रहा है दैट द वार्म ओशन करंट्स इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द कोस्टल रीजन। ऑब्वियसली बेटा जो इक्वेटर वाला पानी है, इक्वेटर के आसपास का जो पानी है वो गर्म है, और उस गर्म पानी के आसपास का जो रीजन होगा ऑब्वियसली वो कोस्टल जो रीजन होगा वो भी गर्म होगा। और जो कोल्ड ओशन करंट्स होंगे, यानी कि जहाँ पर ठंडा पानी है, पोल्स के पास जैसे जैसे आप जाते जाओगे,
डिक्रीजेज द टेम्परेचर, पानी ठंडा होता चला जाएगा और आपका कोस्टल रीजन भी ठंडा होगा। गर्म पानी से जो आसपास यानी कि आपके इक्वेटर के आसपास के रीजन, आप इसे ऐसे समझिए, आपके इक्वेटर के आसपास के जो रीजन्स होंगे ऑब्वियसली वो कैसा होगा, आपका जो कोस्टल रीजन होगा वो गर्म होगा। इधर की तरफ जो रीजन्स होंगे, आपके यहाँ की तरफ जो रीजन्स होंगे वो कैसे होंगे, कोस्टल रीजन्स ठंडे होंगे। सेकेंड पॉइंट थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। विंड ब्लोइंग ओवर द वार्म करंट, हवा जो कि गर्म पानी के आसपास यानी कि इक्वेटर वाले पानी के आसपास बह रही है, मॉइस्चर लेकर चलती है अपने साथ, हवा अपने साथ साथ वहाँ पर मॉइस्चर लेकर चलती है, और इसी मॉइस्चर की वजह से, मॉइस्चर क्या है, वाटर वेपर्स आ गए हवा के अंदर, वो वाटर वेपर्स जो आपके क्लाउड के साथ मिक्स होंगे और कुछ पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद रेनफॉल में कन्वर्ट हो जाएंगे, एक ये। और जो आपका कोल्ड करंट है वहाँ पर ड्राई विंड्स होंगी, क्योंकि वहाँ पर मॉइस्चर नहीं है, वाटर वेपर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा, ड्राई विंड होगा। और आपके जो दूसरा वाला पार्ट है, ठीक है, वार्म करंट्स रेनफॉल, कोल्ड करंट्स ड्राई विंड्स, ऐसे याद रखेंगे। और जो आपके बेटा ज़्यादातर ड्राई विंड्स वाला पार्ट होता है, ज़्यादातर डेजर्ट के आसपास वाला रीजन रहता है, इसीलिए वहाँ पर ठंडी हवाएं हमें देखने को मिल रही होती है और मॉइस्चर जैसी चीज़ें हमें हवा में नहीं देखने को मिलती। आफ्टर दिस, इस पॉइंट में बेटा हमें बेसिकली ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि आपके कोल्ड करंट्स और आपके वार्म करंट्स जब आपस में मिलते हैं तो एक डेंस फॉग का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, डेंस फॉग बनती है, और वो डेंस फॉग कई बार विजिबिलिटी भी रिड्यूस, कई बहुत ज़्यादा डेंस हो जाती है फॉग तो विजिबिलिटी ज़ीरो हो जाती है, और जिसकी वजह से एक्सीडेंट जैसी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। आफ्टर दिस, in places where warm and cold current met, जब वो आपस में मिलते हैं, टाइनी ऑर्गेनिज्म, छोटा सा पानी के आसपास वाला, ठीक है ना, जहाँ पर कोल्ड और हॉट वार्म करंट या कोल्ड वार्म करंट्स हो गए, या फिर आपके जो ओशन करंट्स हैं वार्म और कोल्ड दोनों, जब वो आपस में मिल रहे हैं तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, प्लैंकटोन्स, ठीक है। प्लैंकटोन्स बेटा एक ऐसा पार्ट हो गया जो कि इट इज़ अ काइंड ऑफ अ सोर्स ऑफ फूड फिश के लिए, क्योंकि बेटा जैसे कि हम लोगों को भी ठंडा गर्म पानी मिक्स चाहिए होता है, फिश को भी ठंडा गर्म पानी मिक्स चाहिए होता है, ठीक है, वो अपने एग्स को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, या फिर बाकी फर्टिलिटी का जो प्रोसेस है उसे जनरेट करने के लिए वो उनके लिए पास अच्छा एरिया होता है, क्योंकि ना तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होगा, ना ही टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा होगा, ना ही गर्म ना ही ठंडा, तो इट इज़ गुड फॉर फिशेज़ एंड इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ फूड फॉर देम। आफ्टर दिस, ओशन करंट्स फैसिलिटेट नेविगेशन, सबसे इम्पॉर्टेंट इफेक्ट है बेटा ओशन करंट्स का कि जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है उसी डायरेक्शन में अगर आपकी बोट या अगर आपकी शिप भी जा रही है तो उससे क्या होगा, आपकी शिप जल्दी जल्दी चलेगी, फ्यूल कम यूज़ होगा, टाइम बचेगा, और अगर आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो आप हवा के अपोजिट जा रहे हो, ठीक है, तो हवा के जब अपोजिट जाओगे तो आपको क्या फेस करने को मिलेगा, आपको फ्यूल भी ज़्यादा लगाना है, आपको एनर्जी भी ज़्यादा लगानी है, ठीक है, टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर ओशन करंट्स आपकी नेविगेशन को हेल्प भी करते हैं, ठीक है, और इसमें हमारा टाइम भी बचता है, फ्यूल भी बचता है, ठीक है। तो इसके साथ बेटा हम लोग ये इस चैप्टर को ख़त्म कर रहे हैं। चैप्टर ख़त्म करने से पहले हम लोग एक बार वैल्यू कॉर्नर ज़रूर पढ़ेंगे। वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन अर्थ, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑल द लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है, लिविंग बींग्स के लिए ज़रूरत है, बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स, बट वी ओनली हैव 3% ऑफ द फ्रेश वाटर, क्योंकि बाकी हमने पढ़ा कि बेटा सलाइन फॉर्म हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, out of which only 1% is available for our use. So global warming, we are facing the global warming kind of situations where the glaciers are melting in a very like high speed, and which is increasing the coastal water and affecting the coastal regions as well. And
The global warming is melting the fresh water stored in the glaciers and ice caps at the alarming rate. बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी हो रहा है, क्योंकि प्रोसेस तो धीरे धीरे चलेगा, धीरे धीरे चलेगा तो हमें आराम आराम से पानी मिलता रहेगा. अगर गर्म पानी या फिर गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती रहेगी, ग्लोबल वार्मिंग एकदम से आता रहेगा, तो सारा पानी एक साथ मेल्ट हो जाएगा या बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा. तो नियर फ्यूचर में या कमिंग फ्यूचर में हमारे पास यूज़ करने के लिए फ्रेश वाटर का जो सोर्स है, ग्लेशियर्स है, आइस कैप्स है, वो सारे मेल्ट हो चुके हैं. तो वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर आफ्टर दैट. तो वी हैव टू फाइंड द डिफरेंट वेज टू कंजर्व द वाटर एंड वी हैव टू कंजर्व द वाटर रिसोर्सेज, ताकि जो 1% वाटर हमारे पास अवेलेबल है हम उसे सफिशिएंटली यूज़ करें और उसको ख़राब ना करें. So with this we end this chapter.